एक बार फिर स्वागत है आपका अपने शो वाणी द टॉक शो में। मैं हूं आपकी एंकर और आपकी होस्ट दीपशिखा लाकड़ा। किसी ने सही कहा है कि बेजुबानों से भी हमदर्दी रखिए, क्योंकि वो बिना लफ्जों के भी दुआएं देते हैं। जी हाँ, आज ऐसे ही कुछ मुद्दों पर हम यहाँ बात करेंगे और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है एनिमल एक्टिविस्ट डिंकी गर्ग जी। डिंकी गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? हाँ जी मैम, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप पशुओं के कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत काम आपने किया है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, वो भी इतनी कम उम्र में, और आपने बहुत काम किया है। तो मुझे अपनी थोड़ी यात्रा के बारे में बताइए। हाँ जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। तो मैम एक्चुअली इस यात्रा की शुरुआत 3-4 साल पहले मैंने की। इस यात्रा में एक कहते हैं ना कि अचानक से कोई आ जाता है, तो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से मैं कुछ सोच रही थी, प्लान कर रही थी। बस ये था कि लाइफ में कुछ ऐसी अनसर्टेन, कुछ अनप्लान्ड चीज़ें हुई, जो हम प्लान नहीं करते, जो भगवान प्लान करता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हुई, तो हम कहते हैं कि जीने के लिए एक तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तो ऐसी चीज़ों के बाद जब ज़िंदगी ने सच्चाई दिखाई, तो फिर सोचा कि इस ज़िंदगी का कुछ भी मतलब ऐसे कोई बहुत वो नहीं है कि पर्पस नहीं है। तो वो पर्पस ढूँढने के लिए मैंने अपने आप को, अपने तन, मन, धन को पूरी तरह से जानवरों में समर्पित कर दिया, क्योंकि यही वो वजह थी, यही वो रीज़न था कि जिन्होंने मुझे दोबारा से जीना सिखाया। मुझसे वो अनकंडीशनल जो एक प्यार कहते हैं, जिसकी तलाश हम सभी करते हैं, तो बस वो मुझे उनकी आँखों में दिख गई। जिस वजह से उसके बाद ये यात्रा की शुरुआत होते गई, चीज़ें बनती गई, जुड़ती गई, तो ऐसे-ऐसे करके इस यात्रा में मैं आगे बढ़ती गई। तो इसमें कुछ ऐसी कोई खास वजह, कोई खास घटना या कोई व्यक्ति जिनसे आप प्रभावित हुई और आपने सोचा कि नहीं, मुझे अब ये करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, कुछ ऐसा? ऐसे कोई व्यक्ति, हाँ, एक बार ऐसा है कि हमारी एक गली में एक फीमेल डॉग थी, जिसने बच्चों को जन्म वगैरह दिया। तो मुझे ऐसा कोई बहुत लगाव नहीं था। एक दिन जैसे हमारी मदर्स जो होती हैं, वो बोल देती है कि बेटा जाओ उनको दूध डालाओ, क्योंकि उनके बच्चे हुए हैं अभी। तो मैं दूध डालने गई, तो मैंने देखा कि उनके बच्चे जो हैं वो पानी में काफ़ी धँस चुके थे, बारिश बहुत थी। तो मैंने उन बच्चों को निकाला, कुछ बच्चे बीमार थे। तो मुझे इस बारे में कुछ बहुत नॉलेज नहीं थी, तो वहाँ पे एक अंकल थे, जो थोड़ी बहुत सेवा करते थे। मैंने उनको देखा था रातों को ऐसे मतलब ठंड में भी ये सब चीज़ें करते हुए। तो मुझे उनके बारे में इतना नहीं पता था कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं। बस मुझे ये पता था कि रात को मैं जब भी इनको देखती हूँ, ये बेजुबानों को खाना खिला रहे होते हैं। तो मैंने उनको निकाला पानी से और मुझे दया आई उन पे, और मैंने बस उनको थोड़ा क्लीन वगैरह करके अपने पास रखा, और फिर मैंने उनसे बात की। तो मतलब ट्रीटमेंट चला उन बच्चों का, तो वो बच्चे ठीक हो गए। मुझे अंदर से एक, वो कहते हैं ना कि अंदर से एक आवाज़ आई, अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो किसी को ज़िंदगी एक तरीके से मैंने नहीं दी, भगवान ने दिया, लेकिन ज़रिया मैं बन गई। माध्यम आपने। हाँ जी, तो फिर वो जो खुशी थी, वो जो प्यार था, जो मतलब इतने टाइम से मैं देख रही थी, वो मुझे इनमें दिखा। तो फिर एक करके 2, 3, 4 ऐसे करके हज़ारों ही जानवरों की आज मैं सेवा कर रही हूँ। तो बस ये सिलसिला ऐसे ही शुरू है और आगे भी चलता रहेगा। आप किसी ऐसी पर्टिकुलर किसी संस्था के साथ या ऑफिशियली किसी एनजीओ के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके साथ आप कर रहे हैं, या आप इंडिपेंडेंटली इसको चला रहे हैं, या आपकी कोई संस्था आपने शुरू की? हाँ जी मैम, मेरी संस्था है। मेरी एनजीओ वहीं पे, मेरे जो छोटा-सा मतलब मेरा पंजाब में एक गाँव है गिदड़वा, तो वहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। आपकी एनजीओ का नाम? हाँ जी मैम, मेरी एनजीओ का नाम है स्पीचलेस एंजल्स वेलफेयर सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड है मेरी एनजीओ। तो अभी तो पहले तो मैं इंडिविजुअली करती थी, जब कोई भी नहीं था तो मैं बैग्स में डॉग्स को भर-भर के लेके जाती। तो रात को भी मतलब मेरे पास बैग था, स्कूल बैग जिसको बोलते हैं, तो उसमें डॉग को डाल के वैसे लेके जाती मैं। तो अभी जो है वर्किंग में 4-5 और मेंबर्स हैं। वैसे मेरे पास मतलब मेरी जो एनजीओ के अंडर 400 मेंबर्स हैं नियर अबाउट, जो डिफरेंट एरियाज में अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। तो कोई भी डॉग हो, कहीं भी हो, तो पूरे मतलब एरिया में उस चीज़ के लिए मुझे जाना जाता है। तो 4-5 जो एक्टिव मेंबर्स हैं, कुछ मतलब ज़्यादा एक्टिव हैं उस चीज़ को लेके, तो वो रोज़ के बेसिस पे ये सारा हम 80+ डॉग्स को फीड वगैरह करवाते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, टेम्पररी एक होम प्रोवाइड करते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। या तो वो बच्चा पूरी तरीके से ठीक होके जाएगा, अगर उसकी कंडीशन खराब है तो वो परमानेंट लाइफ टाइम के लिए मेरे पास रहेगा।
तो आप ये सब कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? आपके पास फंड्स कहाँ से आते हैं? मतलब ऐसा है कि आपको फंड्स प्रोवाइड हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या कैसे आप ये सब कुछ मैनेज करते हैं? क्योंकि इतने सारे पशुओं को खिलाना, उनको देखभाल, उनकी मेडिसिन्स, तो ये सब कैसे मैनेज करते हैं आप? मैम है कुछ अच्छे लोग हैं वहाँ पे जो मुझे इन फंड्स में हेल्प भी करते हैं, और कुछ लोग कुछ फंड्स मैं अपनी तरफ से भी ऐड ऑन करती हूँ, मतलब जो भी मैं अर्निंग करती हूँ उसका 70 से 80% पोर्शन मैं इन एनिमल्स पे लगा देती हूँ। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो फंड्स देते भी हैं, एनजीओ के नाम पे मतलब फंड्स आते हैं, तो ट्रीटमेंट में उन सब चीज़ों में वो हेल्प करते हैं। तो आपने कोई ऐसा सोशल मीडिया के थ्रू कोई अपनी ऐसी साइट बनाई हुई है जहाँ जिसके थ्रू लोग आपसे कनेक्ट कैसे करते हैं कि डोनेशन देना हो किसी को, आपकी एनजीओ को, या आप घर घर जाकर तो पॉसिबल नहीं है, Yes. तो किस तरह से अप्रोच, कैसे रीच करते हैं लोग आपको? मैम मेरे एरिया में तो ऑलमोस्ट सभी को जैसे पता ही है कि मैं जैसे काम करती हूँ, तो बाकी हमारे इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी पेज बना है ऑफिशियल स्पीचलेस एंजल्स वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, वीडियोस चाहती हैं तो देखते हैं। तो बहुत हमने वीडियोस को बहुत मतलब फैंटेसाइज नहीं किया हुआ कि बहुत ही अच्छे से वो बना के, ऐसा कुछ हमारे पास एडिटेड नहीं है, एडिटेड नहीं है कुछ भी। बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम 2 या 3 लोग हैं जो मैक्सिमम काम करते हैं, तो 2-3 लोग वो ट्रीटमेंट में या रेस्क्यू करने में ही निकल जाते हैं। उसके बाद वो वीडियो बनाने का वो सोर्स रहता नहीं, क्योंकि या तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम वीडियो बना सकते हैं, तो इतना हमारे पास सोर्स नहीं है कि हम बहुत ही एडिट करके उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम पेश कर पाए। तो बस रैंडमली जो वीडियोस बनती है जो सिंपल वही वीडियोस हम डालते हैं। तो कभी आपने ट्राई नहीं किया कि गवर्नमेंट से आपको कुछ फंडिंग ऐसे मिले उनके लिए, या कहीं आपको किसी ने गाइडलाइन दी हो, कभी ऐसा आपने कोशिश की, ऐसा कोई प्रयास किया? मैम कोशिश तो की थी, लेकिन अभी सच कुछ इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो डेफिनेटली आई होप कि इन फ्यूचर लोगों को ज़्यादा पता चले इनके बारे में भी। तो मैं चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि एनजीओज जो गवर्नमेंट के साथ पैरेलली काम करती हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का काफ़ी सारा काम जो वो अपने सिर पे ले लेती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ वो उनके साथ कोइंसाइड करके अगर चलेंगे, कोलैबोरेट करके अगर चलेंगे, तो वो उनका भी बर्डन जो रिड्यूस होगा और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली तो नहीं होगा, ज़्यादा बर्डन तो एनजीओज के ऊपर ही रहता है, तो वो आई थिंक वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट को ये सब इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि एनजीओज के साथ पैरेलली कोलैबोरेट करके चले, उनके साथ कॉन्टैक्ट रखें, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आई थिंक मुझे लगता है एनजीओज ही एक ऐसा सोर्स है 70 से 80% जो गवर्नमेंट का काम है वो ईज कर देते हैं। तो ये होनी चाहिए। तो आप जैसे सोशल मीडिया या जैसे आपने बताया उसके थ्रू आप अपना थोड़ा सा उसको प्रचार करने का प्रयास करते हैं, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है आपको? मैं देखती हूँ कि बहुत कमेंट्स भी आते हैं अच्छे बुरे, तो आप कैसे हैंडल करते हैं? और अगर अच्छे आते हैं तो क्या लोग आपको उसमें सहयोग करते हैं? मैम दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो मैं बुरे नहीं बोल सकती, हर एक की अपनी मेंटालिटी है, अपना पर्सपेक्टिव है। अब कोई सामने एक डॉग है, अब वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी डिफेंस के लिए अग्रेसिव हो रहा है, तो सामने वाला बंदा या तो एनिमल लवर होगा, बोलेगा, वो अंडरस्टैंड करेगा कि नहीं जरूर ये डॉग जो है वो ट्रॉमाटाइज्ड है या कुछ है, या फिर सेकेंड ये होगा वो मारेगा, तो वो भी डिफेंस कर रहा है, वो भी डिफेंस कर रहे हैं। तो बहुत तरीके के लोग हैं, ऐसे हम नहीं बोल सकते कि बुरे हैं या कुछ हैं। सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलते हैं लोग विदाउट अवेयरनेस, विदाउट प्रॉपर नॉलेज। उनको यही नहीं पता कि जैसे उनको अपने रूल्स के बारे में अपनी अवेयरनेस नहीं है कि हमारे फंडामेंटल रूल्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं। तो एनिमल्स की तो बात बहुत दूर रह जाती है, जो बोल ही नहीं सकता। तो जो बोल नहीं सकता उनके लिए किसी को तो आवाज उठानी होगी। अगर आप इंसानों के लिए काम कर रहे हो, कुछ भी, अगर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा रहे हैं तो उनके लिए लगा रहे हो ना, जिनको जरूरत है, तो इनको भी तो जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि सोसाइटी सिर्फ इंसानों के लिए है। सोसाइटी में कितनी सारी स्पीशीज हैं, इंसान वन ऑफ द स्पीशीज है, तो बहुत सारी स्पीशीज हैं, तो इनके लिए ये बोल नहीं सकते, तो दैट मीन्स किसी को तो इनकी आवाज बनना होगा। तभी मेरी एनजीओ का नाम है स्पीचलेस एंजल्स, कि ये एंजल्स हैं, ये आपसे कुछ मांगते नहीं है, इनको ये नहीं पता कि पैसों से ये चीज़ खरीदी जा सकती है, इनको ये नहीं पता कि ये मेरा मतलब कोई नुकसान करेगा, कुछ करेगा। वो सेंस करते हैं, वो सिर्फ आपसे रोटी मांगते हैं, दे दोगे तब भी ठीक है, नहीं दोगे तो वो आपकी इच्छा है।
तो ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि हम इनके साथ अगर अच्छा नहीं कर सकते, वैसे तो बहुत गलत बात है कि सबको अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि कर्मा बोलते हैं कि हम जो भी देंगे वो रिटर्न आएगा। लेकिन बुरा करने पे लोग इतना वो उतर जाते हैं कि एक तो खुद अच्छा नहीं करना, और जो अच्छा कर रहा है उसके रास्ते में भी इतनी रुकावटें डालनी है। लेकिन ठीक है, भगवान कहते हैं कि करोड़ों में से एक कोई होता है जो इस रास्ते पे चलता है, तो और आप उनमें से एक हैं। हाँ, मैं उनमें से हूँ। अच्छा, यहाँ आपने कहा कि हाँ, चुनौतियाँ तो आती हैं, तो आपके सफ़र में ऐसी कितनी ही चुनौतियाँ आई और आपने कितनी चुनौतियों को फेस किया और कैसे फेस किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या इसमें भी कुछ चुनौतियाँ आती हैं? किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो लोगों की मेंटालिटी के साथ डील करना है। सबसे बड़ी जो चुनौती है उनको समझाना कि जब भी कोई भी लड़की या कोई भी इंसान, स्पेशली लड़की के लिए तो बहुत ही टफ है, अगर वो फील्ड में उतर के कोई काम कर रही है, अपनी टाइम, अपनी मनी, अपना सब कुछ लगा रही है, तो वो समाज के लिए एक तो डेरोगेटरी कैरेक्टरलेस कर रहा है। सबसे बड़ी जो बात है, उनको उसका बैकग्राउंड नहीं पता है, उनको कुछ नहीं पता है, वो अपना पैसा लगा रही है, अपना टाइम लगा रही है एक अच्छे कॉज के लिए, क्योंकि उसको अपने कर्म ऐड ऑन करने हैं, लेकिन फिर भी वो समाज के लिए कैरेक्टरलेस कर रहे हैं। चुनौतियों तो मैम ये देख लो कि आप 5-6 महीने से चुनौतियां ही चुनौतियां आती जा रही हैं। पहले भी थी, लेकिन पहले ट्रीटमेंट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए थी, लेकिन अभी जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो इतनी हर्डल्स आ रही हैं कि मतलब कभी कभी तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या हम ऐसा पाप कर रहे हैं लोगों की नज़र में, कि जो इतना सब कुछ हमें रोज़ मेंटल प्रेशर, मेंटल टॉर्चर देखने के लिए मिल रहा है। पेरेंट्स भी, फैमिली भी बहुत सफ़र कर रही है, हम भी सफ़र कर रहे हैं। हमने एक अच्छे कोर्स के लिए शुरू किया था ये चीज़, लेकिन अब अभी इवेंचुअली वो एक एक्टिविस्ट के लिए इवेंचुअली वो चीज़ एक बर्डन बन जाती है, एक फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। फिर वो एक्टिविस्ट या कोई भी हो, चाहे वो एनिमल्स के लिए काम करे, चाहे वैसे सोशल एक्टिविस्ट हो, वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके हार फील करता है अपने अंदर कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कई बार कुछ चीज़ें लिमिट से ऊपर चली जाती हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां मैम, बहुत सारी। यहाँ आपने वर्ड यूज़ किया कि कैरेक्टरलेस बोलते हैं, या बोलते हैं कि चरित्र की ऐसी है, जज करने लगते हैं। तो इसमें चरित्र की बात मतलब कहाँ कैसे आ गई? क्योंकि या तो पैसों को लेकर, शायद यही, मैं जहाँ तक सही समझ रही हूँ कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे फीड कर रहे हैं, क्या मैं सही हूँ यहाँ पर? ये कुछ ऐसे रीजंस हैं? मैम पैसों को लेके तो चलो होते ही हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने डॉग को मारा, तो अगर कानून में तो इसके लिए सजा है कि अगर आपने उसको इंजर्ड कर दिया, हमारे भी चोट लगते तो हम उसका कंपनसेशन मांगते हैं कि आपने हमें इंजर्ड किया तो आप हमारा ट्रीटमेंट करवाओ, या फिर हम अल्टरनेटिवली कंपनसेशन ही मांगेंगे ना उनसे। तो वैसे अगर डॉग को आपने इंजर्ड किया तो क्या बोलेंगे कि इसका ट्रीटमेंट करवाओ, या फिर आपके कर्म जो बन रहे थे बुरे, ये कर सकते कि आप इतने डॉग्स का जो फूड है वो स्पॉन्सर कर दो। ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे, वो फूड हमने तो खाना नहीं, डॉग फूड हम कैसे खा सकते हैं? तो लोगों को लगता है शायद ये ब्लैकमेल करती है लोगों को। ब्लैकमेल में एक ही चीज होती है कि आप उनसे पैसे ही मांग सकते हैं, राइट? तो पैसा एज इन तो किसी के पास कुछ रिकॉर्ड में नहीं है कि पैसा मांगा मैंने किसी से, तो लोग अपनी तरफ से स्टोरीज बना रहे हैं डिफरेंट ABC कुछ भी, तो दैट इज अप टू देम। बट ऐसा कोई पैसा ऑन रिकॉर्ड कहीं भी मेरे पास तो इतना भी नहीं होता कि कई बार तो अगर आज का मेरे पास खाना है तो कल ये भी नहीं, कई बार मुझे पता होता कि कल का खाना मैं इनके लिए कैसे लेके आऊं। तो एक छोटा सा मैं अपनी लाइफ का बता रही हूँ कि मेरे पास कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स पड़ी थी, तो बिल भरना था बहुत सारा डॉग्स का, तो मैंने वो सेविंग्स जो अपनी ही इन्वेस्टमेंट मैंने अपने फ्यूचर के लिए रखी थी वो मैंने सारी दे दी उस टाइम पे। तो ऐसा डॉग फूड के लिए ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं कि आपने ये नुकसान किया इस बच्चे का, तो अब डॉग फूड स्पॉन्सर कर दो। तो उस चीज को लोग ब्लैकमेलिंग बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि विदाउट एविडेंस किसी पे भी एलिगेशन लगाने चाहिए। कैरेक्टरलेस में इसलिए हूँ मैम क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, जैसे मैंने बताया बहुत कम लोग इस एरिया के बारे में जानते होंगे। तो जो चीज बड़ी सिटीज में 10-20 साल बाद में आती है, वो 10-20 साल मतलब बहुत डिले होके आती है। तो पहले लोगों को ये था कि ठीक है कुत्ता है,
बेजुबान है, क्या कर लेगा। लेकिन अभी मैंने इस चीज को फील किया, सेंस किया, तो मैंने लोगों को बताया कि इसमें भी जान है, तो अभी गलत कर रहे हो। अब रिसेंटली केस हुआ था, सिर्फ ये कि उस बच्चे ने एक इंसान के गेट के आगे जाके पॉटी कर दी। जैसे तुम्हारे पेट लगा है वैसे उसका भी है, तो खाना खाएगा बच्चा, डेफिनेटली वो अपना क्लीन करेगा। तो उसने गट क्लीन किया, तो उस बंदे ने 2-3 बार नोटिस किया, तीसरी बार उसने उसको जान से मार। और जब हम बॉडी रिकवर करने के लिए जाते हैं तो वहां पे बॉडी भी नहीं मिलती हमें, वो बंदा बॉडी तक गायब कर देता है, ये बोल के कि ये लड़की हमें ब्लैकमेल करती। अभी तक पुलिस ने उस केस के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। पैसे देके बड़ी बड़ी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिशियंस को, जो भी उनके साथ लिंक में होते हैं, उनको बोल के वो चीजें दबा देते हैं कि कुत्ता ही तो है। और फिर मुझे आते हैं थ्रेट कॉल्स कि आपको ये कर देंगे, आप पे ये केस चला देंगे, आप ब्लैकमेल करते हो लोगों को, ये करते हो, वो करते हो। ब्लैकमेलिंग होती है तो किस चीज की होती है? पैसे ही मांग सकती हूँ। पैसा मांगूंगी तो मैं सरकार से मांगूंगी, मैंने तो आज तक उनसे पैसा नहीं मांगा है, अपनी तरफ से कर रही हूँ जो कर रही हूँ। या फिर मुझे जो मेरे मेंबर्स जुड़े हैं, वो मतलब मुझे जितनी भी डोनेशन देते हैं, बहुत बहुत थैंक यू उनका। तो ब्लैकमेलिंग किस चीज के? आप एविडेंस लेके आओ मेरे पास, आप मेरे पास लेके आओ, लीगल एक्शन लेते हैं ना इस पे, आओ मेरे पास, लीगल एक्शन तो लेके आओ मेरे पास, एक नोटिस तो लेके आओ मेरे पास। आप उस केस को दबा रहे हो, खुलवाओ आप केस, करते हैं फिर उस पर बहस बैठ के। तो ये सब बातें हैं। और सेकंड हर्डल ये आता है कि अगर आप फील्ड में घुस गए ना, तो सबकी नजर आप पे होती है कि अभी पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको कैसे भी करके कुछ भी देखो, कैसे भी करके। ये तो आवारा लड़कों के साथ गलियों में घूमती है, ये तो करेक्टरलेस है जी, ये तो ऐसी है, ये तो अच्छी फैमिली की लड़की, इसको क्या जरूरत है, धक्के खाती फिरती है। ऐसी ऐसी कमेंटिंग्स आती है मुझे कि पता नहीं इसको क्या पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे ये सब करके, क्या मिल रहा है मुझे? आप एक बात बताओ, क्या मिल रहा है मुझे? कुछ नहीं मिल रहा। आप मेरी कैरेक्टर तक उछाल देते हो, मेरे पेरेंट्स को डिस्टर्ब करते हो। रात को मुझे 12-1 बजे डर के मारे घर से निकलना पड़ता है, कहीं शिफ्ट होना पड़ता है कि कहीं मेरे पीछे कुछ अनहोनी ना हो जाए, मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ गलत ना कर दे। मुझे ये थ्रेट कॉल्स आते हैं कि आपका तो ये काम है, हम आपके लीगल एक्शन लेके आपका काम बंद करवा देंगे, आपका फादर का काम बंद करवा देंगे, आपका लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। बहुत सारी चीजें हैं मैम, बहुत सारी चीजें। अगर किसी कोई गलत हो रहा है किसी भी लड़की के साथ, अगर वो आवाज उठाते हैं, तो बहुत सारी चीजें मैम, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती कि क्या कुछ, मतलब आई थिंक मुझे अभी रिसेंटली एक केस हुआ है, आई थिंक मुझे 15-20 दिन हो गए, मैंने ढंग से सो के भी नहीं देखा, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं सेवा करने के लिए निकली हूँ। और मैं खुद इतनी ज्यादा मेंटल मतलब टॉर्चर में आ चुकी, इतना मेंटल डिप्रेस हो चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। एक सेल्फ डाउट होने लगता है ना कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। मैंने तो इन बच्चों की सेवा का भार अपने ऊपर लिया, अपना पैसा लगाया, अपना खाना खिलाती हूँ, जाती हूँ अपने इन्हीं कपड़ों में जाती हूँ, इन्हीं कपड़ों में कवर करके जाती हूँ अपने आपको। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मैं खाना खिला के किसी को गलत कर रही हूँ। मुझे भगवान ने दी, मैं वही आगे डिलीवर कर रही हूँ। ये सब चीजें मैं बहुत होती हैं, बहुत। और आप पुलिस में कभी कोई कंप्लेन नहीं करते, कभी कुछ एक्शन नहीं ले रहे? मैम सारे एविडेंसेस, विद एविडेंसेस मेरे पास कंप्लेंट्स हैं, सब कुछ कंप्लेंट्स है, कोई एक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कंपनसेशन के लिए आते हैं मेरे पास, कॉम्प्रोमाइजेस के लिए आते हैं, फिर उसके बाद वो जाके मेरे बैक के मेरी अगेंस्ट ये करते हैं कि ये तो कंपनसेशन कॉम्प्रोमाइज में हमसे पैसा मांगती है। आप एविडेंसेस क्यों नहीं लेके आते मेरे पास? सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है, तो मेरे एनजीओ के पेज पे ये सारा मैटर्स विद एविडेंसेस होते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि एविडेंसेस को कैसे वो तोड़ मरोड़ करके बोल भी देते हैं। और इतने लोग, मैं कहूंगी कि लोगों के पास दिमाग नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगा रहे वो, अपनी तरफ से अपनी समझ से नहीं सोच रहे वो कि भाई विद एविडेंस के साथ ही एक बंदा बात करे, एक बंदा विदाउट एविडेंस के साथ बात कर रहा है। बोलने को तो मैं कुछ भी बोल दूं, मैं ये बोल सकती हूँ कि ये बंदा गलत है, लेकिन जब तक अनटिल अनलेस आप उस बंदे के बारे में जानोगे नहीं, बंदा काम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हर्डल्स आ रही हैं, आपको सारी गलत लगते हैं। और एक लड़की तो वैसे ही गलत लगती है। इस इंडिया में सबसे बड़ा गुनाह यही है कि एक लड़की पैदा होना सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी। अब मैं पहले मैं अपने पापा को बोलती थी कि मैं लड़कियों में ये कर दूंगी वो कर दूंगी, अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं कभी भी किसी जन्म में लड़की बन के नहीं हूँ, कभी भी नहीं आऊं लड़की बन के।
बहुत ही बैड आईज जो होती हैं, कि शायद ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको कैसे भी करके यूज कर लो। मैसेजेस आते हैं मेरे पास। रिसेंटली अभी एक केस हुआ है एक डॉक्टर के साथ। एक लड़की आवाज उठाती है कि उसके साथ गलत हो रहा है, ये बंदा गलत कर रहा है। कोई भी लड़की अपने बारे में इतना बड़ा झूठ कैसे बोलेगी? वो हर झूठ बोल सकती है, लेकिन अपने बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती कि ये डॉक्टर जो है वो बहुत गलत कर रहा है मेरे साथ। वो मुझे अलग तरीके से, इंटेंशंस उसके प्योर नहीं है। कहने को वो एविडेंस जितने मर्जी दे, क्या उसके पास कोई प्रूफ है? अगर प्रूफ है भी तो मॉडिफाई नहीं हो सकती। सर हम 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं मैम, तो क्या मॉडिफाई नहीं हो सकता? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, क्या मॉडिफाई नहीं हो सकता? मैं आपका नंबर मैम किसी नाम पे सेव करके आपको बोल दूं कि ये वाली चैट भेज दो, उस जिसमें लिखा हो कि आप ब्लैकमेल कर रहे हो। आप निकलवाओ, लीगल तरीके से चलो सर, निकलवाओ चैट्स, करो बात मुझसे आके 1 to 1। एक लड़की चीख चीख के बोल रही कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी आवाज बने। ये मेरे साथ नहीं हो रही, बहुत सारी लड़कियों के साथ हो सकते हैं जो फील्ड में निकलती है। तो आए, मेरी आवाज बने, मेरे साथ खड़े हो, ये बंदा गलत है। हायर अथॉरिटीज को कोई एविडेंस देते हैं, वो एविडेंस आगे ट्रांसफर कर देते हैं, मजाक बनाते हैं सर मेरा। वो एलिगेशंस लग रहे हैं, कोई भी एक इतना एस्पेक्ट भी नहीं छोड़ते। मेरे पेरेंट्स के बारे में गलत बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स को थ्रेट कॉल देते हैं, इस पे तो केस चल जाएगा जी, चंडीगढ़ तक इसके तो किस्से चल रहे हैं, इसके किस्से तो यहां तक चल रहे हैं, इसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बेल भी नहीं होगी। आप पैसे मांगो, कितने मांग रहे हो, हम करते हैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज। आवाज पहले मैंने उठाई कि मेरे साथ गलत हो रहा है। अगर उस बंदे के साथ जो सामने मेरे बैठे उसके साथ गलत हो रहा था, तो उसने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं बोला कि ये लड़की मेरे साथ गलत करती है? हो रहा है तभी बोल रहे हैं, विद एविडेंस बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है। क्योंकि अगर कोई लड़की इस टॉपिक, मैम ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है, अगर एक लड़की ये बोल रही है कि वो डॉक्टर जो है मेरे ऊपर एक गंदी नजर रखे हुए है, तो सबसे पहली जो इंसल्ट होगी ना वो उसकी अपनी होगी, क्योंकि उसके ऊपर एक गंदी नजर जो वो लोगों की जाएगी। अगर कुछ है तभी मैं बोल रही हूँ, इतने बड़े रिस्क पे पब्लिकली ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि हाँ गलत हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। बहुत गंदे तरीके से छूने की कोशिश की गई है, बहुत गंदे तरीके से देखने की कोशिश की गई है, बहुत गंदे तरीके से मैसेज करने की कोशिश की गई है। सब चीजों को इग्नोर करते रहे, किसके लिए? कि इन बच्चों का इलाज नहीं रुक जाए, इन बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं रुक जाए। क्योंकि अगर इन बच्चों का ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं रुक गया तो मैं जाऊंगी कहाँ? एक ही डॉक्टर है मैम पूरे एरिया में, अगर मैंने कोई भी आवाज उठाई तो ट्रीटमेंट बंद कर देगा। वही हुआ, जितने भी उसके डिपार्टमेंट के थे लिंक में सबको बोल दिया इसका इस लड़की के डॉग्स का ट्रीटमेंट नहीं करना। जैसे मैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रही हूँ, मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रही, मुझे ये कि डॉग्स का ट्रीटमेंट हो, उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट मत करो, आप मेरा साथ मत दो। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बारे में अच्छा बोलो, नहीं बोलो, लेकिन अगर आप गलत करोगे तो उस चीज का गलत आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आपको बाय लॉ चलना होगा, आपको उस चीज की सजा मिलेगी, पक्का मिलेगी। आप लाओ सच्चाई, ऑन कैमरा बोलो, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, आप ऑन कैमरा आओ, 1 to 1 टॉक करो मेरे साथ, लाओ मेरे पास एविडेंसेस कि मैंने गलत नहीं किया। जो इंसान सच्चा होता है ना वो आवाज उठाता है। आवाज मैंने उठाई है, मैंने पहल की है कि हाँ अब नहीं, इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकती। मेरी डिग्निटी, मेरी इज्जत मुझे बहुत प्यारी है। मैं बहुत टाइम तक चुप थी, लेकिन अभी मैं चुप नहीं रह सकती। तो अब आप जो भी आपके साथ जो भी वाकया हुआ उसके बाद अब आपको कहाँ से मेडिकली आपको सपोर्ट मिल रहा है? कहाँ से आप कोई सपोर्ट नहीं है। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सब? मैं कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा मैनेज कैसे करें। कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से टिल कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ भी जीरो सपोर्ट मिल रहा है अभी तक। जिसको भी मैं एविडेंसेस देती हूँ, विद एविडेंस बात करती हूँ, वो एविडेंस वैनिश कर दिए जाते हैं, वो एविडेंस खत्म ही कर दिए जाते हैं।
टोटल एविडेंसेस खत्म है। और मैंने आज इस टॉपिक के बारे में बात की जबकि ये टॉपिक 1-1.5 महीने से चल रहा है। मैंने आज ओपनली बात की इस टॉपिक के बारे में, मैं करना नहीं चाहती थी क्योंकि बहुत ही रिस्क पे बात की है। ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है हर लड़की के लिए कि जो फील्ड में उतर गई वो पब्लिक प्रॉपर्टी है सबके लिए। और मैं बोलती हूँ कि इस देश में सबसे बड़ा गुनाह है लड़की पैदा होना। स्पेशली जिस एरिया से मैं आती हूँ वो मेरी ही सोसाइटी के, मेरी ही बिरादरी के लोग, मेरे ही समाज के लोग, मैं अग्रवाल समाज से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे ही समाज के लोग मेरे एंटी हो गए। उनको मेरा साथ देना चाहिए कि हमारे समाज की बच्ची है, इसका हम साथ नहीं दे सकते, इसके साथ जो गलत हो रहा है हम उसके लिए आवाज एक ढाल बन के खड़े हो। नहीं, बात आती है जब अपनी बेटी हो। इस चीज के लिए इतना मतलब उन लोगों को इतना ज्यादा मुझे प्रोटेक्शन देनी चाहिए, इस चीज के लिए उनको इतना मतलब इस टॉपिक को हाईलाइट करना चाहिए कि आगे से किसी भी बच्ची के साथ गलत नहीं हो। लेकिन वो इतना मजे ले रहे हैं इस चीज को लेके। और मैं आज ऑन कैमरा ये चीज बोलती हूँ, दिल से बोलती हूँ कि सबके बच्चे हैं घर पे, तो खुदा ना खास्ता गलती से कहीं आपका बच्चा सेवा में ना चला जाए। अब पहले से उन बच्चों को समझा के रखें, डरा के रखें कि बेटा सेवा में मत जाना। गलती से अगर वो सेवा में आ गया तो अगर उस बच्चे के साथ, भगवान ना करे कि कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा हो, गलती से उस बच्चे के साथ ऐसा हो गया तो उस दिन मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए आगे मिलूंगी कि अब बताओ। तो आप समझा के रखिए, ये मेरा इंटरव्यू ट्रांसफर कर दीजिए कि बेटा गलती से सेवा में मत चले जाना। ऐसे संस्कार दीजिए बच्चों को कि सेवा में नहीं जाए, क्योंकि आप और तो कुछ दे नहीं सकते अपने बच्चों को। पहले माँ बाप थे, बच्चों को संस्कार देते थे अच्छे, उनके अपब्रिंगिंग ऐसे करते थे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चरित्र का मतलब यहां से होता है, लेकिन आजकल चरित्र का मतलब स्त्री के शरीर से लगाने लगे। चरित्र का मतलब होता है कि वो इंसान यहां से कितना पावरफुल है। वो सब चीजें तो आप शास्त्र तो आपने पढ़े नहीं। बच्चों को संस्कार देने चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए कि जैसे ये बच्चा आगे बढ़ रहा है आप आगे बढ़ो। लेकिन अभी माँ बाप क्या संस्कार देने, बच्चा सेवा मत करो। और मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही संस्कार देना, गलती से कोई भी लड़की मेरी एरिया से बाहर आगे नहीं आ जाए। और ये इंटरव्यू देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे एरिया से कोई लड़की आगे आएगी। वो डर जाएगी कि इस लड़की के साथ अगर ये कुछ हो रहा है तो हमारे साथ कल को क्या होगा। मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी, जो वो इस इंसिडेंट के बाद वो अनसेफ फील कर रही है कि अगर आज इसके साथ हो तो हमारे साथ क्या होगा कल। तो क्या वो अभी आपके साथ काम कर रहे हैं या कुछ आपकी जो टीम है उसमें से कुछ लड़कियों ने भी बैक स्टेप लिया है? बिल्कुल लिया मैम, बिल्कुल लिया। बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आए कि मैम हम फोर फ्रंट पे कभी भी सेवा नहीं करेंगे। वो इतना डर चुकी हैं ये सब चीजें सुन के कि अगर आपके साथ ये हो रहा है कल को हमारे साथ क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे एरिया से कोई भी लड़की, कोई भी एक्टिविस्ट बन के निकलेगी, कोई भी नहीं निकलेगी वो, क्योंकि मैं खुद इतना डर गई हूँ। मुझे थ्रेट कॉल्स आते हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो मैं खुद इतना डर गई हूँ कि मुझे आधी रात को सामान पैक करके निकलना पड़ा अपने घर से। ये मेरे पास शब्द नहीं है जो आपने अभी बताया। बहुत ही दुखद है ये हमारे समाज के लिए, ना केवल आपके लिए, पूरे समाज के लिए बहुत दुखद है। इसको मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि आप इसके अलावा जो आपने बताया कि आप स्ट्रे डॉग्स के लिए काम कर रहे हैं, इसके अलावा क्या आप बाकी पशुओं के लिए भी काम कर रहे हैं? हाँ जी मैम, एक रिसेंटली हमारे पास जो खच्चर होते हैं जिनके ऊपर सामान ढोया जाता है, तो क्या करते हैं वो यूज करते हैं उनको अपने फायदे के लिए कुछ लोग, उसके बाद उनको लवारिस छोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते कि वो अगर हमारा बच्चा होता, तो अगर हमारे बच्चे को कोई ऐसे यूज करके इतना सारा सामान ढो के उस बच्चे ने, उस खच्चर ने पूरी जिंदगी आपको रोटी दी है, अपने ऊपर सामान ढो के आपको रोटी दी, आपका घर चलाया, उसके बाद अपने उसकी लेग्स जो थी वो बेंड हो चुकी थी। तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने ट्रीटमेंट दिया है। तो बहुत सारे घोड़े हैं जिनको हमने ट्रीटमेंट दिया है, बहुत सारी गायें हैं, गौवंश की भी हम साथ साथ में करते हैं। रोज हम गौशाला विजिट करते हैं जहाँ पे बीमार जो है गाय, जो बैल है
बड़े जितने भी पशु हैं उन सबको हम रोज ट्रीटमेंट देते हैं। तो रोज हम जाते हैं अपनी टीम लेके, वहां पे उनको ट्रीटमेंट दे के आते हैं। तो ये सब चीजें भी मैम, कोई भी पशु हो, क्योंकि मैं सिर्फ डॉग्स के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं डॉग लवर नहीं हूँ, मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ। तो मेरे लिए सभी एनिमल्स एक ही जैसे हैं। तो कोई भी हो, मुझे जहाँ पे भी बीमार दिखता है, कोई भी भूखा दिखता है, मैं वहीं पे उसको ट्रीटमेंट करने के लिए और खाने के लिए आगे रहती हूँ। अच्छा, तो जो ये जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, तो इनका उपचार करने के बाद या इनको फीड फीड जो आप करते हैं उसके बाद आप उनको क्या कहाँ रखते हैं? उनको छोड़ देते हैं या कोई अडॉप्ट भी करने आते हैं कुछ लोग? ऐसा कुछ होता है क्या? घर मिल पाता है उन्हें अपना? मैम एक्चुअली रियलिटी में बताऊं तो कोई घर नहीं है इन बच्चों के पास। जो घर, अब लोगों को इस चीज के बारे में भी बहुत कम पता है कि हर एक जानवर की एक टेरिटरी होती है, एक एरिया होता है अपना। वो जिस एरिया में पैदा होता है वो पूरी जिंदगी उसी एरिया में भी निकाल देता है। पूरी जिंदगी 13 साल, 10 साल, 14 साल, 20 साल, जितने साल उसकी एज होती है, वो पूरी जिंदगी उसी एरिया में ही रहेगा, वहीं पे खाएगा। चाहे उस एरिया के लोग उसको मारें, चाहे उसकी सेवा करें, वहीं पे निकालेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उठा के जानवरों को कहीं भी छोड़ आते हैं, बिना ये जाने कि दूसरे टेरिटरी के जो एनिमल्स होते हैं, जितने भी वहां पे होते हैं, उनको अगर स्टे, उनके लिए तो वो एक अननोन है ना। तो अननोन एनिमल कोई भी आता है तो उसको वो खा जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो लोग एनिमल्स को जहां पे भी छोड़ के आए, तो अगले दिन जाके देखा तो वो बच्चा था ही नहीं, उनको खा गए। क्योंकि वो उसका अपना एक एरिया, जैसे कि मैंने बताया, तो उस एरिया के बाहर वो बच्चा जा नहीं पाता, ना ही उस एरिया के बाहर उस बच्चे को नॉलेज होती है। उस बच्चे को खाना कैसे मिलेगा उसको ये नहीं पता, वो बच्चा सरवाइव कैसे करेगा उसको ये नहीं पता, वो डिफेंस कैसे करेगा उस बच्चे को ये नहीं पता। तो आप छोड़ तो आते हो, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि वो इवेंचुअली आप पाप कर रहे हो बहुत बड़ा। तो जैसे ही कोई बच्चा हमें दिखता है जो बीमार है, जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो मैं अपने घर पे रखती हूँ उसको। तो मेरे पास एक टेम्पररी सेटअप है जहाँ पे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है जब तक कि वो बच्चा ठीक नहीं हो जाए। ठीक होने के बाद मैं वापस उसी जगह पे रिलीज कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा जब भी मेरे पास प्रॉपर शेल्टर नहीं है मैम, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे पास। तो हम ऑन रोड ही उन बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं हमारे तो पास। आपको कभी कोई अप्रोच भी नहीं करता कि हमें चाहिए, जैसे आजकल तो पेट्स का बहुत ही ट्रेंड चल गया है, अपने बच्चों को खुश करने के लिए पेट्स लेके आते हैं, जो भी है XYZ रीजन, तो रीजन से कभी कोई आपको अप्रोच नहीं करता कि हमें दे दीजिए या हम रख लेंगे? कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया? मैम एक्चुअली क्या होता है ना, वो कहते हैं ना कि जो बहुत ही फैंसी चीजें होती हैं, जो डॉग्स बहुत ही मार्केट में बहुत लाखों पे या हजारों में कीमत में मिलते हैं, शायद लोगों को लगता है कि वो बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ब्रीडिंग डॉग्स है। जो ब्रीडिंग डॉग्स होते हैं, उन बच्चों की एक तो ब्रीड करवाने की वजह से बहुत सारे जीन्स जो हैं वो इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं, उनके जेनेटिक इतने इश्यूज आ जाते हैं उनकी बॉडी में। पहले तो वो बच्चे बीमार बहुत रहते हैं जो ब्रीड डॉग्स होते हैं। सेकंड, उनका ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है। थर्ड, हर एक ब्रीड डॉग का अपना एक एरिया होता है। अब जैसे बहुत सारे लोग हस्की या फिर गोल्डन रिट्रीवर ले आते हैं विदाउट ये जान के कि ये बच्चे इस हमारे इंडियन वेदर के अकॉर्डिंग बने ही नहीं, बिकॉज इनके लिए जो वेदर है वो बहुत ही ठंडा वेदर चाहिए, एक माउंटेन फुली एरिया चाहिए। वो ले आते हैं, अब उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, और इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, यू हैव नो आइडिया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हर एक टाइम पे उनको वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन के बिना वो बच्चे सरवाइव नहीं करते। और सेकंड, ये बहुत बड़ी क्रूएलिटी है, क्योंकि अगर आप ब्रीड करवाते रहोगे, अब जैसे एक औरत से अब बच्चा जन्माते रहोगे, तो उसकी जो एक पावर है बच्चा जनने की वो खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद उसके शरीर में जो होंगे वो बीमारियां लगेंगी। सेम मैम ये भी इनका सेम सिस्टम है। जो ब्रीडर्स होते हैं जिनको बहुत सारा फायदा मिल रहा है, इवेंचुअली अगर हम देखें बहुत ही डीप एंगल से, तो ये रेप है, ये रेप है मैम। हम देखते हैं कि गौवंश को इंसेमिनेशन करके विदाउट उनकी परमिशन से हम उनकी बॉडी में स्पर्म इंजेक्ट कर देते हैं, तो ये एक तरह से रेप है। वैसे उस बच्चे के साथ भी है, जो डॉग्स ब्रीड करवाते हैं, तो ये रेप है। इतना उस बच्चे के साथ गलत हो रहा है, बार बार से उसको जनवाया जा रहा है। अब उस बच्चे के अंदर क्षमता नहीं रहती, लेकिन वो बच्चे बिकते हैं 20,000, 50,000, 1 लाख के, तो उसको तो फायदा हो रहा है।
लेकिन वो जो बच्ची है, तो हमारे पास बहुत सारी जो एज्ड फीमेल ब्रीड डॉग्स है वो आती हैं, जो छोड़ देते हैं। बच्चा जब तक जन्माया, फायदा लिया, तब तक ठीक था। जैसे हम अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं, तो सेम कंडीशन उन बच्चियों की करते हैं। वो, मैं बच्चियां ही कहूंगी, तो छोड़ देते हैं। फिर हम उनको लेके आते हैं अपने घर पे, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन उनके बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है मैम कि वो काबिल नहीं रहती बचने की, फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो इतना पैसा, इतना टाइम आप लगा रहे हो, तो सबसे अच्छी बात है कि आप जो आवारा, वो भी तो एनिमल्स ही हैं, सेम सब कुछ उनमें है, तो आप उनको अडॉप्ट करके उनको अच्छी लाइफ दो। ब्रीड डॉग्स को तो लाइफ देती हैं लोग, इनको लाइफ दो। जिनके पास अपना घर नहीं है, इनको अच्छी आप जिंदगी दे सकते हो। इनकी जिंदगी क्यों नहीं संवार रहे? अगर हर एक घर एक भी स्ट्रे डॉग अडॉप्ट कर लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको क्या लगता है कि इनकी जो पॉपुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि किसी सोसाइटी में, गली मोहल्लों में क्या होता है कि उनको इतनी समझ तो नहीं होती और उनके बच्चे हो जाते हैं कि एक बार में 7-7, 8-8 बच्चे हो जाते हैं। फिर बच्चे खेलने लगते हैं, गली के बच्चे खेलते हैं, फिर उसके बाद और उनके बच्चे हो जाते हैं और गली में उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है। फिर वो लोगों को भी दिक्कत देता है कि हमें ये नहीं चाहिए, और वो TNR को यूज़ करते हैं, उनको कॉल करके बुलाते हैं और ट्रैप करके लेके जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर काम करना चाहिए, उनकी पॉपुलेशन कम करने पर? और अगर TNR प्रोसीजर होता भी है तो उसमें उनको कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्या स्थिति रहती है वहाँ पर? आप तो जाती होंगी, आपने देखा होगा कि किस कंडीशन में होते हैं वो। मैम एक्चुअली गवर्नमेंट की प्रॉपर गाइडलाइंस हैं कि कोई भी म्यूनिसिपैलिटी किसी भी स्ट्रे एनिमल को रीलोकेट नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने टेरिटरी वाली बात, एरिया वाली बात बताई कि उस जानवर का अपना एक एरिया है, तो ये जो गाइडलाइंस बनी है कुछ सोच समझ के बनाई होंगी। उन्होंने जो बैठे हैं, जिन्होंने भी ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, कुछ सोच समझ के लिखा होगा। तो उन्होंने कंसीडर किया एनिमल्स को भी उसके बीच में, दैट मीन्स एनिमल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। इसीलिए उन्होंने ये सब चीजें कंसीडर करके लिखी कि ये भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है, इनको रीलोकेट नहीं कर सकते आप अपनी जगह से। करोगे तो उस बच्चे को प्रॉब्लम्स होंगी। तो क्रुएलिटी, चाहे वो इंसान पे हो, चाहे वो किसी एनिमल पे हो, इवेंचुअली वो इनजस्टिस है। तो सबसे अच्छा जो प्रोसेस है मेरे अकॉर्डिंग वो स्टरलाइजेशन है, कि अगर आपको लग रहा है कि आपके एरिया में बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप स्टरलाइज करवाओ उस फीमेल डॉग को, तो पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। सेकेंड जो प्रोसीजर है कि अगर किसी फीमेल डॉग के 10-12 पपीज हुए हैं, तो बचते उनमें से 1 या 2 हैं, क्योंकि इवेंचुअली वो एंड पे जाते जाते कोई एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, कोई डिजीज से मारे जाते हैं, तो ऐसे वो 1 या 2 बचते हैं। तो फिर भी इनकी जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन के हिसाब से, ह्यूमन के अकॉर्डिंग 0.1% ही है। इतनी कम पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू ह्यूमंस। तो इतनी कम पॉपुलेशन पे आप ये देखो कि फिर भी इंसानों को दिक्कत हो रही है। दिक्कत सिर्फ इस बात से कि आवारा गलियों में घूमते हैं, ये हमारे गेट के आगे एक्सपेल्ड आउट करते हैं अपना वेस्ट, तो इनके लिए प्रॉपर टॉयलेट्स तो नहीं बनी है। आप ट्रेनिंग दे दो, इनको बता दो बेटा कि आप टॉयलेट में जाओ, आप प्रॉपर तरीके से वो करो, अपना क्लीन करो। तो इनको इतना तो नॉलेज नहीं है। अगर आप देख सकते हो तो आप ट्रेनिंग दे दो। तो लोगों को ये दिक्कत है, तो कहाँ जाइए बच्चे बेचारे। आप अगर भारतीय समाज को और विदेशी समाज को कंपेयर करें तो आप कहाँ देखते हैं कि कितना अंतर है? क्योंकि हम लोग सभी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और देखते भी हैं कि इतने उनके पेट्स में और हमारे पेट्स में उनको ट्रीट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यू कैन सी क्लियरली कि वीडियोस में भी देखा है हम लोगों ने कि वो एक छोटे से बेबी, उनका अपना बेबी है, वो उनका पेट आ रहा है, उसको लिक कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि उसका भी झूठा खा रहा है। तो आप इसको कहाँ तक कितना सही मानते हैं? बल्कि भारतीय समाज में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो बच्चे को दूर रखा जाता है, अरे इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत छोटा बेबी है, इसको टच ना कर ले, कुछ ना। कितना आपको अंतर देखने में मिलता है, कितना सही है ये? मैम अंतर देखा जाए तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल की तरह ही है। बिकॉज उन्होंने इस चीज को समझ लिया कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो वैसे ट्रीट करते हैं जैसे हम इंसानों को ट्रीट करते हैं। सेकेंड, उन्होंने ये सेंस जो है, जो लव और डिवोशन वाली जो सेंस है, उन्होंने फील की अंदर से। लेकिन हमारे जो इंडियन सोसाइटी में, बल्कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो श्वान है वो हम उसको दरवेश या श्वान मानते हैं। युधिष्ठिर को स्वर्ग में पहुंचाने वाले यमराज का साक्षात जो रूप है वो श्वान ही थे। और नामदेव जी जो बहुत बड़े हमारे ऋषि हुए हैं,
उन्होंने भी ठाकुर जी का जो मतलब विग्रह है, जो ठाकुर जी का ये कह लो कि दर्शन किए थे, वो एक श्वान में किए थे। तो हर एक जीव में भगवान बसते हैं, ये तो हमारी देखने की वो है। हमारे समाज में, हमारे शास्त्रों में तो ये चीज लिखी हुई है, हमें पढ़ाई भी जाती है। वो बात अलग है, अप्लाई नहीं करते कुछ लोग, पढ़ते समय कि काइंडनेस होनी चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ गॉड्स आई, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। हम इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन है लेकिन अवेयरनेस नहीं है, एक मॉरल एजुकेशन नहीं है जो बच्चों में ये हैबिट कल्टीवेट करे कि ये भी पार्ट है सोसाइटी का, दे ऑल्सो नीड लव, दे ऑल्सो नीड केयर। तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इन्फेक्शन तो किसी से भी हो सकता है। आप जाएं बैठे तो आप टच करेंगे, तो फोन यूज करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन नहीं है, उसमें उतना इन्फेक्शन है जितने टॉयलेट सीट में होता है, तो वो भी तो इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो कंपेयर कर लीजिए मैम, कहाँ सोसाइटी कहाँ मैच कर रही है। आपका कोई ऐसा दुखद, कोई ऐसा वाकया, ऐसी कोई घटना जिसने आपको बहुत ही छू लिया हो या आपको लगा हो कि ये बहुत ही गलत हुआ है? मैंने कई बार मैं यहाँ बात डायरेक्ट अगर बात करूँ तो यहाँ पर एनिमल अब्यूज के बारे में आपने बहुत देखा होगा। ऐसा कोई केस कभी आपके पास आया है? हाँ जी मैम, एक केस आया था। एक गार्ड थे किसी सोसाइटी के, उन्होंने एक फीमेल बच्ची के साथ, फीमेल जो है डॉग के साथ कंटिन्यूली रेप किया, कंटिन्यूली। और वही गार्ड एक न्यूज में आए कुछ दिन बाद कि उन्होंने अपने ही जो आस पड़ोस की छोटी बच्ची थी उसको भी मॉलेस्ट करने की कोशिश की। तो ये तो मैम साफ है कि जो इस मेंटेलिटी का होगा वो इंसान या जानवर में भेद नहीं करेगा। उसको जब भी चांस मिलेगा वो इंसान पे भी और जानवर में भी वो भेद नहीं करेगा। उसको सिर्फ अपनी हवस से मतलब होगा। तो ये बहुत बड़े दुखद घटना भी थी। एक सेकंड केस था, एक फीमेल डॉग की प्राइवेट पार्ट में इतनी सारी लकड़ी जो होती है, लकड़ी का पीस और प्लास्टिक का पीस वो मिला। हम ही जानते हैं हमने उस बच्ची को कैसे दर्द से राहत दी। हमने कैसे उस बच्ची, वो बच्ची 2 दिन तक नाले में पड़ी रोती रही, चिल्लाती रही। और ये मोस्टली वो लोग हैं जो बहुत ही सिक मेंटेलिटी के हैं, बहुत ही सिक। ये कभी भी इंसान और जानवर में भेद नहीं करेंगे। इंसान इतना गिर चुका है कि जानवर तक को भी नहीं छोड़ रहे अपनी हवस मिटाने के लिए। तो ये बहुत ही ये घटना ने मुझे अंदर से बहुत हिला के रख दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं होने दूंगी। ये सबसे पहली घटना थी मेरी जिंदगी की। उसके बाद इस बच्चे के साथ, किसी भी बच्चे के साथ, चाहे वो इंसान का हो चाहे वो जानवर का हो, मैं जितना कर सकती हूँ उस बच्चे को बचाने के लिए मैं करूंगी। इंसाफ दिलाने के लिए जितना होगा मैं करूंगी। लेकिन लोगों को लगता है शायद मैं ब्लैकमेल करती हूँ, शायद मैं पता नहीं क्या कुछ अलग कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है। जब भी किसी भी बच्चे के साथ, चाहे वो इंसान का हो, जिसमें भी जान है, अगर उस बच्चे के साथ गलत होगा तो मैं आवाज उठाऊंगी वहां पे। तो जब इस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं और जैसे आपने वो चौकीदार की घटना बताई, तो उसमें भी क्या पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती? कोई एक्शन नहीं लेती मैम। कोई जुर्माना तक नहीं होता उसमें? नो मैम, नॉट एट ऑल। इवन अगर हम भी ऑन कैमरा अगर उनको कंपनसेशन के लिए बोलते हैं तो वो हमें इन फ्यूचर हमें ये चीजें सुनने को मिलती है कि ये मैम पैसे खाते हैं, ये ब्लैकमेल करते हैं, शायद इनको पैसों से मतलब है। तो अगर है भी तो क्या वो पैसा मैं अपने आप पे लगा रही हूँ? वो पैसा इवेंचुअली जा तो इलाज पे रहा है ना। तो मैंने ये मैं बहुत बड़ी नहीं बोल रही। मुझे बहुत लगाव है ठाकुर जी से भी और इन बच्चों से भी। तो ठाकुर जी ने भी एक ही चीज बताई है कि वो जब भी किसी के साथ भी गलत हो तो वहां पे आवाज उठानी चाहिए। तो उसी बात को मैं फॉलो कर रही हूँ। और अगर इस चक्कर में आप मुझे कैरेक्टरलेस बोलोगे, ब्लैकमेलर बोलोगे, या फिर बोलोगे कि ये ऐसी लड़की है, तो बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं देख के, नाइंसाफी देख के भी, इनजस्टिस देख के या कुछ भी गलत होता हुआ देख के अपनी आंख बंद कर लूं तो वो मेरे लिए पाप कर्म बन जाएगा। तो वो मैं नहीं कर सकती, वो मैं नहीं होने दे सकती। कभी भी किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी गलत होगा, चाहे वो इंसान का हो चाहे वो जानवर का हो, मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। त्योहारों के नाम पर जानवर की बलि जाती है, चाहे वो गाय हो, बकरे हो। क्या आपने कभी इसके लिए कोई प्रोटेस्ट किया या किसी एनजीओ के साथ आपने कोलैब करके कभी कोशिश की, या ऐसे कोई केसेस आए जहां पर किसी ने कंप्लेन करके आपको बुलाया कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ?
मैम हम वैसे भी मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि मीट शॉप्स पे ये सब चीजें आम हो रही हैं। तो हम प्रोटेस्ट करें तो किस कॉन्टेक्स्ट में करें? तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में प्रोटेस्ट करें कि इस बच्चे ये यहाँ पे बलि प्रथा हो जो हो रही है, तो फिर हम मीट शॉप्स पे जाते हैं तो वहां पे भी तो वही हो रहा है। तो प्रोटेस्ट भी करें तो किस कॉन्टेक्स्ट में करें और किसके अगेंस्ट करें, क्योंकि ये समाज ही ऐसा है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो वो भी तो इवेंचुअली वही कर रहे हैं। अब बलि की बात कर रहे हैं तो बलि तो वहां पे भी हो रही है, हत्या तो है। हत्या तो है ही। तो प्रोटेस्ट करना, तो प्रोटेस्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। ये प्रोटेस्ट हम लोगों के दिमाग से, हमारी सबसे बड़ी फाइट है। हमारी लोगों से फाइट नहीं है, हमारी उनकी सोच से फाइट है। कि अगर आप बलि प्रथा की बात कर रहे हैं तो गलत तो है ही। बलि प्रथा का मतलब होता है कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान करो। आप एक बेजुबान की बलि दे रहे हो, क्या वो बेजुबान आपको इतना ही प्यारा है? आप देनी है तो अपनी बलि दो, काटो जरा अपना हाथ और रखो भगवान के सामने, तो फिर पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। बलि प्रथा का मतलब था बलिदान, अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान करना। तो प्रोटेस्ट का एंगल में हम यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं तो नॉन वेज शॉप से यही सब देखते हैं कि रोज लाखों बच्चों की बलि दी जाती है अपने स्वाद के लिए, अपने 2 मिनट के स्वाद के लिए। खाना वो होता है जो दुआओं से भरा हो। हमारी माँ हमें खाना परोसती है तो वो हमने देखा हमारे घरों में भी, तो वो हर टाइम भगवान का नाम जप करते हुए खाना बनाते थे पहले के लोग। तो जो खाने में किसी की चीखें हो, खून हो, किसी माँ का बच्चा हो, वो खाना खाना नहीं होता। हम मरी हुई चीजों को शमशान में लेके जाते हैं। इसका मतलब हमारा पेट हमारा शमशान है और हमारा गट जो है वो सेकंड ब्रेन है। तो जो भी हम हमारे पेट में डालते हैं वो हमारे दिमाग को इफेक्ट करते हैं। तो किसी की चीखों पे, किसी की हत्या करके अगर हम अपना स्वाद पूरा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको यहाँ पे एक बार सोचने की जरूरत है। सोशल मीडिया बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। सोसाइटी का, समाज का कोई भी इशू हो, कोई भी मुद्दा हो, आपको क्या लगता है कि कितना कारगर साबित हुआ है पिछले कुछ सालों में, जब से आपने ये मुहिम चलाई है या आप जुड़ी हैं, कितना काम कर रहा है? और आजकल के युवाओं में कितनी अवेयरनेस है इन सब चीज़ों को लेके, आपको लगता है? अवेयरनेस है मैम। आप डांस करो, यहाँ पे कोई भी डांस करे, यहाँ पे अपना कोई भी गलत तरीके से कुछ भी कर दो आप। यहाँ पे नेगेटिव चीज को जल्दी लोग वायरल कर देते हैं। किसी की हत्या हो रही हो वो वायरल हो जाएगी बहुत इजीली। कोई अपना प्रदर्शन कर रहा हो किसी भी चीज का, वो वायरल हो जाएगा। फालतू के व्लॉग्स वायरल हो जाएंगे कि वो उठ के सुबह क्या कर रहे हैं, उसने सुबह उठ के क्या किया, उसने ये खाया, उसने वो खाया, वो ये लाइफस्टाइल जी रहा है। ये सब चीजें बहुत इजीली वायरल हो जाएंगी। लेकिन जहां बात आती है कि कोई अच्छा काम कर रहा है, या फिर हमारे हम स्पोर्ट्स में भी देखते हैं, तो मैंने कुछ ही टाइम पहले पढ़ा था एक आर्टिकल में कि एक बच्ची थी, वो हैंडीकैप थी, उसने गोल्ड मेडल, आई थिंक वो किसी स्पोर्ट्स में उसने लिया था। और बहुत ही कम लोगों को इस चीज के बारे में पता था, क्योंकि वो बच्ची जो थी, वो लड़की जो थी, उसने एक अच्छा काम किया था। तो समाज में आप गलत चीजें करो वायरल, वो बहुत इजीली हो जाएंगी, लेकिन ये चीजें कभी वायरल नहीं होंगी, कभी भी वायरल नहीं होंगी अच्छी चीजें। लोगों को आपका कोई, कभी तो इतनी नेगेटिविटी में कभी तो कोई ऐसा काम होगा जिसके लिए लोगों ने आपको सराहा होगा या आपको लगा होगा कि हाँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, जो मैं जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर मैं जा रही हूँ ठीक है। कभी कुछ ऐसा कोई लगा हो काम, या लोगों ने सराहा होगा? डेफिनेटली मैम, रिसेंटली राजनीति की पाठशाला ने ही मुझे पहली बार जिंदगी में लगा कि शायद जो कर रही हूँ मैं अच्छा कर रही हूँ। तो वुमेन्स डे पे मुझे सम्मानित किया गया, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो तब मुझे पहली बार जिंदगी में लगा, तो मेरे माँ बाप को भी, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत इन सब केसेस को लेके बहुत ही परेशान रहते थे, तो पहली बार तब लगा कि हाँ, हमारा बच्चा रिकॉग्नाइज हो रहा है सोसाइटी में। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा एक अच्छा मेरे लिए एक मोटिवेशन थी। तो आज भी राजनीति की पाठशाला ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में जहाँ पे नेगेटिविटी है, तो वहाँ पे कुछ अच्छी चीजें भी हैं, अच्छे लोग भी हैं जो इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एनकरेज करते हैं। तो दिल से बहुत बहुत थैंक यू इस चीज का। और आपके माता पिता का क्या
कितना क्या संघर्ष रहा तब से अब तक इन 3-4 सालों में, जब से आप ये जुड़े हैं, आपकी ये यात्रा शुरू हुई है? तो क्या क्या कुछ उन्होंने, मैं आप आधे से ज़्यादा सब कुछ बता चुके हैं, तो उनका क्या फिर भी मुझे लगता है कि बहुत ही मज़बूत दिमाग है उनका कि अभी तक वो टिके हुए हैं। मुझे लगता है कोई और माता-पिता होते तो शायद नहीं ठीक। नहीं करने देते आपको। तो उनका क्या रिएक्शन था इसमें सबसे पहले? मैम एक्चुअली क्या होता है कि कई बार माँ-बाप भी ये सब चीज़ें देख के टूट जाते हैं, हुँ। तो घर पे कई बार हो जाती है प्रॉब्लम, छोटे-मोटे इश्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो माँ-बाप मेरे पास है, शायद ही वो दुनिया में किसी और के पास हों। तो मैं बहुत-बहुत उनका ऋण कभी पूरी ज़िंदगी में, सातों जन्मों में चुका नहीं पाऊँगी कि उन्होंने इतना सब कुछ सहा के भी, कल भी मतलब मेरे माताजी का फ़ोन आया तो उन्होंने एक ही बात बोली, "बेटा सेवा बंद नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तेरा अंग-अंग क्यों ना कट जाए, लेकिन सेवा बंद नहीं करेगी तू कभी भी ज़िंदगी में, एक चीज़ ये कभी बंद नहीं करनी।" बहुत तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जो है बच्चे को अपने माँ-बाप का सपोर्ट चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे माँ-बाप ही जो हैं वो मेरे लिए भगवान से भी बढ़ के हैं। तो वो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, हर एक चीज़ में मुझे सपोर्ट करें, हर एक चीज़ में मेरे साथ हैं। तो वो अ, सॉफ्ट जो है वो दिल के हैं। लेकिन ठीक है, उनका संघर्ष भी चल ही रहा है, जो समाज में आस-पास चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फिर भी वो इतने मतलब मुझे एनकरेज करते हैं कि बेटा नहीं, आगे बढ़, कुछ कर ज़िंदगी में। तो हाँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अंतिम प्रश्न, आपके आगे की फ्यूचर गोल्स क्या हैं? भविष्य में क्या सोचा है, आगे कैसे बढ़ना है? और दूसरा, एक मैसेज हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम फ्यूचर गोल्स तो यही है कि मेरे बहुत बड़े-बड़े सपने नहीं हैं। बस मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है जहाँ पे स्ट्रे एनिमल्स का कुछ भी हो, वो आस-पास के भी लोग वहाँ पे आएँ, अपना फ्री में जो भी स्ट्रे एनिमल्स हैं उनका ट्रीटमेंट करवाएँ और लोग एनकरेज हों। बहुत सारे लोग, मैं इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहती थी, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी मुझे बोलते हैं कि जो बेटा तू काम कर रही है, उस चीज़ को देखने के बाद हम भी इस चीज़ में तेरे साथ जुड़ गए। पहले हम इस चीज़ के एंटी थे, लेकिन ये देखने के बाद कि कोई बच्ची ऐसा काम कर रही है, तो बहुत सारे लोग इस जन्म में मेरे साथ में हैं। तो बोलते हैं कि हमने तुझे देख-देख के फीड करवाना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं मुझे कि मैम यहाँ पे डॉग आई है। तो अच्छा लगता है कि लोगों को एक अंदर सेंसिटिविटी की जो भावना है वो पैदा हो रही है। तो एक शेल्टर बनाना चाहती हूँ मैं, बहुत अच्छा, जिसमें पूरे एनिमल्स का केयर हो, फ्री ट्रीटमेंट हो। क्योंकि वहाँ पे मैम थोड़ा-सा मेरे एरिया में ये दिक्कत है कि वहाँ पे मशीन्स प्रॉपर नहीं है, जिनमें इन बच्चों का प्रॉपर डायग्नोज़ हो पाए। तो मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर मशीन्स हों, एक अच्छा हॉस्पिटल हो। तो मैं ये लेके आना चाहती हूँ अपने मतलब इसी संघर्ष को करते हुए। और एक लास्ट मैसेज बस मैं यही देना चाहती हूँ कि दुनिया को नफ़रत की नहीं, प्यार की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा प्यार जो कर सकते हैं, वो जानवर हैं। इंसान तो कभी भी धोखा दे सकता है, और जो ये काम कर रहा है, आप उसका अच्छा नहीं कर सकते, मत करो, लेकिन बुरा मत करो। क्योंकि आप तो अपने हिसाब से उस बंदे के रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि भगवान कब उसके रास्ते में फूल बिछा देगा। तो आपके लिए वो कांटे बन जाएँगे, उस इंसान के लिए फूल बन जाएँगे। तो आप सामने वाले के कर्म ही कटवा रहे हो, ये सब चीज़ें करके। तो मैं ये चाहती हूँ कि और लड़कियाँ इस चीज़ को इंस्पिरेशन लेके आगे आएँ, ना कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, इस चीज़ से डर के पीछे हट जाएँ। तो ये पूरी तरीके से ये निर्णय जो वो आप पे है कि आपको अपनी बच्चियों को आगे बढ़ते हुए देखना है, एक अच्छे संस्कार देने हैं, सेवा की तरफ लेके जाना है, या फिर आप अपने बच्चों को पीछे हटाना चाहते हैं ताकि वो आगे चल के क्रिमिनल्स पैदा हों। तो ये आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच नितिन जी, आपके so साथ much. बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों को आपके इस काम से, आप जिस मार्ग की तरफ आप चल पड़ी हैं, बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, आशा करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। और यहाँ एक छोटी-सी बात कहना चाहती हूँ। मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद निष्फल हो जाता है, किसी काम का नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पशुओं का शरीर मरणोपरांत भी काम आता है, फिर चाहे वो भोजन के रूप में हो या फिर वस्त्र के रूप में। तो फिर अहंकार किस बात का? तो जितने आप प्रेम के अधिकारी हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम का अधिकार उन्हें है। इसी संदेश के साथ मैं आज अपने शो की समाप्ति करती हूँ। आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आप
स्पीचलेस एंजल्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ जुड़ना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के द्वारा टिंकी गर्ल के साथ सीधा संपर्क साध सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।